हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को लेकर हम लोग तैयारी स्टार्ट किए हैं, जिनमें से हम एक 6 चैप्टर त्रिभुज से थेल्स प्रमेय किए थे। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय का विलोम है, उस थेल्स प्रमेय के विलोम को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में आपको ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो थेल्स प्रमेय या तो थेल्स प्रमेय के विलोम। ठीक है, जैसे हम थेल्स प्रमेय में सिद्ध किए थे कि भुजाएं का अनुपात भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि समानांतर सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखिए यहाँ पे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी। तो ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से कोई भी, ठीक है, 2 भुजाओं को, तो एक बिंदु हो गया यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। डी और ई को जब हम मिलाएंगे तो ये डी रेखा इस त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो डी है वो BC के समानांतर है। ठीक है, तो हम BC के समानांतर सिद्ध कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको AC के समानांतर भी सिद्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है में लिखेंगे, ये बोला है कि ये जो D और E बिंदु 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसका कहने का मतलब है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ये जो भुजाओं का अनुपात है एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, अब ये 2 बिंदु है D और E। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि BC पैरेलल DE। तो हमें सिद्ध करना है BC पैरेलल DE। तो कोई भी प्रमेय जब हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले हम उस प्रमेय में, उस फिगर में कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं, उसके बाद ही वो प्रमेय सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ फिगर में। तो देखिए, बिंदु D से हम एक लंब डालते हैं AC पर, जिसको हम M मानते हैं, मतलब DM लंब AC डाल दिए, और फिर EN लंब AB हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, N हो गया। E से एक लंब डाल दिया हम, क्या, N। ठीक है, और उसके बाद B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, रचना करना था, जैसे हम थेल्स प्रमेय में किए थे रचना, सेम उसी तरह से इसमें भी रचना हम देख लिए। ठीक है, जैसा उसमें किए थे सेम वैसे ही इसमें भी करना है। तो रचना आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना। ठीक है, तो रचना में हम बात करेंगे, तो जो फिगर में हम रचना कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि EN लंब AB तथा DM लंब AC डाला, और बिंदु
डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, तो देखिए हम कह रहे हैं कि ई एन लंब ए डी डाला। देखिए ये ई एन है, ई एन हम क्या कर रहे हैं, ए बी पर लंब डाल रहे हैं। ठीक है, तो ई एन लंब हम क्या डाल दिए, ए बी डाल दिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी एन, तो डी एन लंब हम क्या डाल दिए, ए सी डाल दिए। मतलब डी एन लंब है किस पर, ए सी पर। तो जो काम किए हैं वो काम हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उपपत्ति। उपपत्ति की अगर बात करते हैं कि इसमें प्रूफ में हमें क्या करना है, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय जब भी सिद्ध करते हैं तो थेल्स प्रमेय में हम क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से उसको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही प्रमाणित करना होगा। तो जनरल हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब। ठीक है, तो ये सब कोई जानता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखिएगा फिगर में, तो एक ये ए डी ई त्रिभुज मिलेगा और एक इस साइड भी आपको एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, तो इस साइड वाले दोनों त्रिभुज का हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये देखिए जिस पर लंब पड़ता है ना वही क्या होता है, आधार होता है। तो ये त्रिभुज ए डी ई में लंब किस पे पड़ा है, ए डी पर, तो ए डी क्या हो गया, आधार, और ये जो शीर्ष लंब है ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी इंटू ई एन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1। दूसरा हम बात करेंगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, देखिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देखिए आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार आपका db हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, en हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई इसमें भी en ऊंचाई है और ऊपर भी en ऊंचाई है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे जब त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तो तिरछा है तो ये तो शीर्षलंब होगा नहीं, लेकिन यहाँ से जब हम खींचेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का शीर्षलंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप बनाइएगा ना ऐसे, तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ लंब गिरेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए en इस त्रिभुज का भी ऊंचाई होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करने पर, 2 करने पर मतलब समीकरण 1 में हम भाग देंगे किससे, 2 से। तो हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, अब बटा 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, तो ई एन से ई एन खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। AD बटा DB, तो देखिए AD बटा DB हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। तो ये जो हमारा समीकरण 3 आएगा इसको हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे किधर? दाहिने साइड वाले त्रिभुज में। बाएं साइड वाले त्रिभुज का काम हो गया, अब हम चलेंगे किधर? दाहिने साइड वाले त्रिभुज के तरफ। तो दाहिने साइड में आपको ADE होगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। इधर आधार क्या हो जाएगा? AE आधार हो जाएगा, AE। लंब क्या हो जाएगा? DM लंब हो जाएगा, क्योंकि इस पे AE पर लंब है DM, तो यहाँ पे DM लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण हम 4 कर देते हैं, ठीक है। और त्रिभुज, फिर आप इधर देखिए, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है EDC। तो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू आधार क्या है? आधार है आपका EC, गुणे लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका DM। क्या होगा? DM। यहाँ भी देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब हमेशा त्रिभुज से क्या होता है? बाहर होता है। तो यहाँ पे हमारा बाहर हो गया, तो ये समीकरण 5 हो गया। अब समीकरण 4 में हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो समीकरण 4 डिवाइड 5 करने पर, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 इंटू AE इंटू DM बटा 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 से 1/2 खत्म, DM से DM खत्म, तो ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल इक्वल टू AE बटा EC। ये आपका समीकरण कितना हो गया? समीकरण 6। अब आप देखिए समीकरण 3 को, ठीक है, और समीकरण 6 को। अब देखिए यहाँ पे कि हमको क्वेश्चन में दिया है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः प्रश्न AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC पोस्ट में लिख लेंगे, चूंकि दिया है। क्या किया है? दिया है। अब देखिए AD का मान क्या है? AD बटा BD का मान क्या है? ये है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? AD बटा BD के जगह त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए AE बटा EC, AE बटा EC का क्षेत्र बराबर किसके है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा
त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर में भी ADE है और इस इधर भी बराबर के इस साइड भी ADE का क्षेत्रफल है। तो ये ADE का क्षेत्रफल ADE से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल इजकल टू त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो आपको मिल रहा है त्रिभुज, ये जो मिल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल EDC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इसको आप समीकरण 7 कर दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 7 को आप ध्यान से देखिएगा तो ये त्रिभुज आपको दो रेखाओं के बीच दिखेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज दो रेखाओं के बीच मतलब D और BC के बीच में दिख रहा है। तो D और BC के जब बीच में दिख रहा है तो देखिए ये जो त्रिभुज है EDC और DBE, ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बना है और दोनों के दोनों क्या है, एक ही आधार पे बना है और दो लाइन के बीच में है। तो जब भी ऐसे होता है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तभी त्रिभुज ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कहेंगे कि त्रिभुज, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो त्रिभुज दोनों है ये एक ही आधार पे बना है। तो ये कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी तब होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण 7 से हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, जो दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित है। इसलिए रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर स्थित है। तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेखाएं समानांतर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए BC पैरेलल DE। ठीक है, BC पैरेलल DE, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम को जब हम देखें तो सेम टू सेम काम करना है। कैसा, जैसे हम थेल्स प्रमेय में किए थे। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर दिखा देना है। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा कब, ये 9th क्लास में प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने होते हैं। तो वही आप देखिए, ये दोनों त्रिभुज को आप देखिएगा तो इस फिगर में आपको दिखेगा कि DE आधार है और इसी DE आधार पे ये दोनों त्रिभुज DBE और आपका EDC दोनों त्रिभुज बना है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है जो दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित है। इसलिए रेखाएं समानांतर होती नहीं, लिखा है होगी। ठीक है,
समानांतर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं BC पैरेलल D। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपका क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विरोध। तो कल हम लोग किए थे, पिछले वीडियो में किए थे थेल्स प्रमेय। ठीक है, इस वीडियो में हम किए थेल्स प्रमेय का विलोम। जब हम आगे पढ़ेंगे लोग, और वीडियो जब आएगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे लोग, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही पे रुकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज्ञान क्लासेस बंगरा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।